Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, how are you? You know I am Shahzad Waheed and I am addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges. And you know we have started chapter number 14 and we are discussing the further details of ascent of SAP, right? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़े डिटेल से 2-3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से लास्ट थ्योरी थी हमारे पास था कोहेजन टेंशन थ्योरी। उनमें से एक थ्योरी हमारे पास रूट प्रेशर भी थी, राइट? और एक थ्योरी हम अब डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम कहता है इम्बाइबेशन। और फाइनली हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक और फिनोमेना ऑपरेट हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। लास्ट लेक्चर में हमारे स्टूडेंट्स हम लोगों ने रूट प्रेशर की एप्लीकेशन देखी थी इन एसेंट ऑफ सैप। आज हम उसकी एक और एप्लीकेशन देख रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रूट प्रेशर। यानी कि जो टॉपिक ऑफ गुटेशन है, इट इज एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर, राइट? यानी कि जब अगर आप लोगों को खाली रूट प्रेशर पे नोट लिखने को आता है तो आप वो सारी बातें जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी उनके साथ साथ आप इनको भी ऐड करेंगे। रूट प्रेशर क्या है? बेसिकली एक पॉजिटिव प्रेशर है, राइट? और इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो हमारी रूट्स हैं, दे आर बेसिकली लिटरली पुशिंग वाटर इनटू द जाइलम, और उस प्रेशर की वजह से एक फिनोमेना ऑपरेट होता है जिसे हम नाम कह देते हैं गुटेशन। अब ये जो गुटेशन है, इसे आम ज़बान में आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि यहाँ पे शबनम बन गई, ड्यू ड्रॉप्स बनते। तो जिस फिनोमेना से ड्यू ड्रॉप बनते हैं या शबनम बनती है, उसे हम नाम कह देते हैं गुटेशन। और इस प्रोसेस में जो ग्लैंड्स हमारे लीफ के मार्जिन पे, लुक एट दिस डायग्राम, आपको लीफ के मार्जिन पे बनते हुए ड्यू ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, राइट? ये वाले ड्यू ड्रॉप्स बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड से। और उन वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स को हम लोग नाम के देते हैं हाइडेथॉड्स। दीज आर बेसिकली वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और ये लीव्स के मार्जिन पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की जो ग्रासेस हैं वो आ जाती हैं और स्ट्रॉबेरी आ जाती है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आप लोगों को रोज के प्लांट के ऊपर भी शबनम नजर आ सकती है। जैसे मैं डिस्कस किया आप लोगों से पहले कि व्हाट इज बेसिकली इट्स कॉज? इट्स कॉज इज व्हाट? द पॉजिटिव रूट प्रेशर। पॉजिटिव रूट प्रेशर, आमतौर पे हमारी जो रूट्स होती हैं उनका प्रेशर क्या होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू टॉप के। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव रूट प्रेशर है वो वाटर को लिटरली फोर्स कर रहा है इनटू द वर्ड जाइलम एंड फ्लोइंग टुवर्ड्स द लीव्स। आमतौर पे क्या होता है, हमें लास्ट लेक्चर में देखा था कि आमतौर पे जो मेजर या बल्क फोर्स है वो कहाँ से आ रही होती है? ट्रांसमिशन पुल से आ रही होती है। लेकिन इस वाले केस में कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है। वो कंडीशंस क्या हैं? मैं लिखा है प्रॉपर आप लोगों की हेडिंग बना के कि वो कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर हमारी रूट का प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर इज नंबर वन है मेरे पास वेरी हाई ह्यूमिडिटी। जब हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स? एंड नंबर टू इज सप्रेस्ड ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन का लेवल सप्रेस हो जाएगा और ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा, जो आमतौर पर रेनी सीजन में होता है, तो आप लोगों को ये वाला प्रोसेस ऑपरेट होने लगा जिसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट? ग्यूटेशन। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है? इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन के बारे में एक साइंटिस्ट है जनाब, उनका नाम था सैक्स। इन्होंने 1874 में एक थ्योरी प्रपोज की थी। वो थ्योरी मेरे पास ये थी कि बेसिकली जो जाइलम वेसल्स हैं दे कैन इम्बाइब वाटर। वो वाटर को इम्बाइब कर सकती हैं। जब किसी चीज को, जब मैं बात करता हूं कि वो वाटर को इम्बाइब करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या कर रहा है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो वो पर्टिकुलर चीज जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हुआ उसके वॉल्यूम में कॉन्सिडरेबल इजाफा हो गया,
राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो डू नॉट डिसॉल्व इनटू इट, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन चूंकि वो बेसिकली एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मॉलिक्यूल था तो उसने वाटर को अपने साथ बाइंड कर लिया। तो जब वाटर के साथ बाइंड हुआ तो उसके वॉल्यूम में कंसिडरेबल इजाफा हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्बाइबेशन। अब सेक्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब कभी भी हमारी रूट के जाइलम के पास क्या आता है? वाटर, तो वो वाला वाटर क्या करेगा? वो इस पर्टिकुलर जाइलम वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम उसके पढ़ रहे हैं आप मोलेकुलर बेसिस। तो जब मैं बात करूंगा सेलुलोज की, लिग्निन की, पेक्टिन की, तो जो ही वाटर उनके पास आएगा, तो चूंकि वो खुद डिसॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन उसके वॉल्स स्वेल करके, क्या करके? उसकी वॉल्स स्वेल करके, क्यों स्वेल कर गई? ड्यू टू इम्बाइबेशन। अब इम्बाइब किसने किया? इम्बाइब किया सेलुलोज ने, लिग्निन ने, पेक्टिन ने। किसको इम्बाइब किया जा रहा है? वाटर को। चूंकि वो खुद डिसॉल्व नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया? अपनी वॉल्स को स्वेल कर लिया। अब एक प्रेशर लगा रही है सेल वॉल और एक प्रेशर लगा रहा है क्या? साइटोप्लाज्म। ये दोनों चीजें जब आपस में मिलेंगी तो दे विल जनरेट अ फोर्स, राइट। और ये पर्टिकुलर फोर्स, उनका ख्याल ये था कि ये पर्टिकुलर फोर्स डेफिनेट कैपेबल है कि वो वाटर को, वही बात है, जमीन की गहराइयों से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है या लीव्स की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। एंड दैट वाज परफेक्टली रॉन्ग। यानी कि इम्बाइबेशन में अगर आप देखें भी तो अगर हम किसी जाइलम वेसल को देख रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक इट, इस तरह की चीज है ये, और इसके दरमियान में ये डिफरेंट किस्म के उभार थे, समथिंग लाइक इट, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉल्स क्या हुई, खत्म हो गई। अब इस पर्टिकुलर सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वाटर था वो एब्जॉर्ब तो हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर वाटर की जो मूवमेंट है विद द वॉल, इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। अगर जो पानी सांसों पर चढ़ रहा होता है तो जो बल्क वाटर है, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, वो तो बेसिकली इस एरिया के थ्रू मूव कर रही है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये वाली थ्योरी ऑल्टोगेदर इसलिए गलत साबित हो गई क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में वाटर की एक ह्यूज अमाउंट उसके वाइड लूमन में से गुजर रही है और वाटर की थोड़ी सी फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर वॉल के साथ क्लिंग होके मूव कर रही है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये थ्योरी गलत क्यों हुई, क्योंकि जो वाटर की बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट थी वो इस जाइलम वेसल के साथ साथ मूव करती है। बल्क ज्यादा अमाउंट कहाँ मूव करती है? डेफिनेटली थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट और थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल। चूंकि ये जो फोर्स है वो बहुत नेग्लिजिबल थी, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर थ्योरी को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सेबल है। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि हमने इस ग्राम शीट को पहले देखा तो ये क्या है? सूखा हुआ है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, राइट। अब इसका साइज आप नोट करें, ये बहुत छोटे साइज का है, लेकिन आपने देखा होगा कि आमतौर पे हमारे घरों में जब चने पकाए जाते हैं तो हम उसको पानी में डुबो के रखते हैं, कहते हैं जी इससे गलने का प्रोसेस तेज हो जाएगा, राइट। अब जब ये वाला सीड इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर है तो लुक एट दिस कि ग्रेजुअली इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए कि क्या ये वाले सीड्स पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं? तो आंसर इज नो, पानी में डिसॉल्व तो नहीं हो रहे, लेकिन उनके वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। तो वो प्रोसेस के जरिए से इस पर्टिकुलर सीड ने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और अपने वॉल्यूम में इजाफा किया। ये प्रोसेस से कहलाता है इम्बाइबेशन, राइट। अब आप क्या करें कि आप इन चनों को जो आप लोगों ने इम्बाइब करवा ली हैं, जो फूल गए हैं, उनको दोबारा से धूप में रख दे तो क्या होगा? ये पानी सारे के साथ दोबारा इवेपोरेट हो जाएगा और चने दोबारा से सूख जाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है इम्बाइबेशन का, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर दूसरी बात ये है कि क्या इस पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है अमीनो एसिड ऑफ सैप में, तो क्या कहीं और इसकी एप्लीकेशन बनती है? तो आंसर इज यस। और जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर सीड को जमीन में सो कर देते हो, दबा देते हो, तो आफ्टर सोइंग आप क्या करते हो? आप पर्टिकुलर सॉइल को वाटर करते हो। उस वाटरिंग की वजह से क्या होगा कि वो मटेरियल दैट इज लाइंग इनसाइड द सीड, इट विल इम्बाइब वाटर। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि उसकी इम्बाइबेशन के रिजल्ट में 200 टाइम ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है उस पर्टिकुलर टिश्यू का कि जो उस पर्टिकुलर सीड के अंदर प्रेजेंट था। अब ये वाला 200 टाइम मोर वॉल्यूम एक्सर्ट करता है प्रेशर किसके ऊपर? सीड कोट के ऊपर, और सीड कोट रप्चर हो जाता है।
राइट। जब मेरा सीड कोट रप्चर हो जाएगा तो अब उस पर्टिकुलर सीड के इफेक्टिवली ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली बात जो थोड़ी सी बुक से जरा हटके लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए है कि इसकी एप्लीकेशन क्या सिर्फ यही है, तो आंसर इज नो। क्या इसकी एप्लीकेशन हमारे प्लांट में कहीं और भी हो सकती है? तो आंसर इज यस। अगर आप लोग उन पर्टिकुलर प्लांट्स को देखें जो कि सकुलेंट हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सकुलेंट लीव्स की बात करें। अब सकुलेंट लीव्स कौन से होते हैं या सकुलेंट प्लांट्स कौन से होते हैं कि जिन्हें हम लोग जूसी प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जूसी प्लांट्स यानी कि ऐसे पौधे हैं कि जिनके अंदर जूस भरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब तो टीवी देख देख के आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो एलोवेरा है, राइट। अब एलोवेरा के आप प्लांट्स को देखिए, राइट, एलोवेरा को, तो आपको पता चलेगा कि ये अपने अंदर स्टोर रखते हैं क्या? ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ये कैसे स्टोर कर पाते हैं? बिकॉज के इनके अंदर एक जेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दैट वेरी सब्सटेंस हैज गॉट अ वेरी ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। तो जितना ज्यादा इसके अंदर ये वाला जेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा ये अपने अंदर क्या रखेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब रखेंगे और ओवरकम कर लेंगे सम ड्रास्टिक कंडीशंस को, या वाटर को स्टोर कर लेंगे फॉर द ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये है इसी कुछ एप्लीकेशन। तो इन पर्टिकुलर प्लांट्स के स्टेम्स में, इन पर्टिकुलर प्लांट्स के लीव्स में बहरहाल हम लोगों को इम्बाइबेशन का रोल नजर आ रहा है। तो क्या हम इस पर्टिकुलर थ्योरी को ऑलटुगेदर जीरो नलिफाई कर दे? तो आंसर इज नो। Although it has got a very small or negligible application, but it has application, right? So never forget it. ठीक है, इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोल जरूर प्रेजेंट है, बट although its role is almost zero for the taller plants. taller plant में इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। वहां पे वो जो मैं लास्ट लेक्चर लिया था कि हमारे पास 3-4 किस्म की फोर्सेज मींस रूट प्रेशर, फिर मैं डिस्कस किया था एडिशन कोहेजन फोर्सेज, फिर हमने किया स्ट्रेंथ ऑफ जाइलम, फिर हमने बाकी ट्रांसफरेशन, वही रोल प्ले कर रही होती। अब ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग इज बेसिकली, सबसे पहली बात है ब्लीडिंग होती कहां है प्लांट में? क्या प्लांट भी हमारी तरह से खून के आंसू रोता है या उसकी बॉडी में से भी क्या खून निकलता है? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है कि प्लांट बॉडी में 2 ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, यू नो वेरी वेल। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है? जाइलम, और एक का नाम मेरे पास क्या है? फ्लोएम। एक का नाम मेरे पास क्या है? जाइलम, एक का नाम मेरे पास क्या है? फ्लोएम। इन 2 कंडक्टिंग टिश्यूज को जब आप काटोगे तो काटने के बाद जाहिर है क्या होगा? इनको भी जाहिर है एक दुख होगा, तकलीफ होगी। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि कोई सुनता तो कोराम बरपा था हवाओं में, कोई सुनता तो कोराम बरपा था हवाओं में, शजर से जब टूट के गिरा एक पत्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मत समझिए कि अगर प्लांट शोरी भी है तो उनमें सेंसेस नहीं होती। तो जब आप कभी अपना नाम स्क्रैच कर रहे होते हो किसी स्टेम के ऊपर तो उससे पेन हो रही होती है, ऑल्दो इट कैन नॉट एक्सप्लेन इट, राइट। तुम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम, जब आप इनको काटते हो तो इसके कट एंड से जाहिर है वो वाला मटेरियल जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा इट बिगिन टू ooze आउट, मे बी स्लोली और मे बी वेरी फोर्सफुली। लेकिन दोनों केसेस में जो प्रोसेस यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है उसे हम नाम के देते हैं ब्लीडिंग। तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था वेयर, तो आंसर इज कि जहां कहीं भी आप लोगों ने कट लगाया है, राइट, या जहां एक और टर्म आपने सुन रखी होगी जिसे हम आमतौर पे मालियों की जुबान में बोलते हैं छांगना, राइट। आपने देखा होगा कि इसके इस पर्टिकुलर मौसम में, मीन खजा के मौसम में, जो बहुत से लोग होते हैं वो सूखी हुई शाखों को या जो शाखें एक्स्ट्रा ग्रो करी उसको कहीं से कट कर देते हैं, एंड दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड एज छांगना। और उस छांगना को हम अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रूनिंग। तो जब कभी भी आप प्रूनिंग करते हो या आप लोग टब अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं टैपिंग। दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ रेजन, राइट। रेजन से हम पेंट बनाते हैं और बहुत कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन बाल मेन सी एप्लीकेशन हमारी पेंट इंडस्ट्री के अंदर है। या हम रबड़ बना सकते हैं। रबड़ प्लांट को देखा होगा कि जब कभी भी आप रबड़ प्लांट को काटते हो तो उसके अंदर से एक व्हाइट सा फ्लूइड बहना शुरू हो जाता है, मिल्की सा फ्लूइड, एंड दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन ब्लीडिंग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब टैपिंग करते हैं हम लोग तो उसके रिजल्ट में जो फ्लूइड बाहर बह रहा है इट इज ड्यू टू द प्रोसेस व्हाट इज नोन एज ब्लीडिंग, राइट। व्हेन कब होगा? जब बता दिया आप लोगों को, जब आप प्रूनिंग करोगे, जब आप कटिंग करोगे, जब आप टैपिंग करोगे। तो 3 ऐसे फिनोमेना हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को ब्लीडिंग का प्रोसेस होता हुआ नजर आ सकता है। देन एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती है? तो मैंने आपको बोला है कि जैसे
आप लोगों के पास रबर प्लांट है, बेस्ट एग्जांपल इसकी, ठीक है, रबर प्लांट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो पाम प्लांट्स है वो भी ये वाला बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, राइट। अब सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर जाइलम और फ्लोएम में, इस पर्टिकुलर जाइलम और फ्लोएम में कितना वॉल्यूम मूव कर सकता है। तो आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि जो रेट है इस पर्टिकुलर जाइलम के फ्लो करने का या फ्लोएम में चीजों के फ्लो करने का, वो तो बहुत स्लो होता है, लेकिन ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, राइट। बहुत सी केसेस में 10 to 15 लीटर पर डे ब्लीडिंग हो सकती है, 10 to 15 लीटर्स पर डे ब्लीडिंग हो सकती है। सवाल ये है कि जो चीज यहाँ पे ब्लीड कर रही है वो किस किस चीज की बनी हुई है। तो मैंने आपको क्या आंसर दिया कि जाहिर है अगर तो ये जाइलम है, अगर तो इसके मिक्सचर में जाइलम शामिल है तो जाहिर है उसमें क्या होगा, वाटर और मिनरल्स शामिल होंगे। और अगर ये फ्लोएम हुआ तो इस पर्टिकुलर फ्लोएम में मेरे पास इनऑर्गेनिक फूड्स भी हो सकती हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। जब मैंने आपसे बात की थी उस पर्टिकुलर मिल्क की जो वहां से निकल रहा होता है तो उसमें बेसिकली लेटेक्स होता है, रबड़ होती है, और रबड़ इज बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, और ये डेफिनेटली प्लांट बॉडी के लिए क्या है, बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हम लोग इसे डेफिनेटली यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एसेंट ऑफ सेप। तो आपने इन सारी की सारी वैल्यूज को, जैसे मैंने बोला 10 to 50 लीटर पर डे, आपने इन पर्टिकुलर वैल्यूज को, इसकी कंपोजिशन को, कि इसमें वाटर भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, देन व्हाट इज बेसिकली कटिंग, व्हाट इज प्रूनिंग, व्हाट इज टैपिंग, all these things should be in your mind, or definitely you will not lose you can say a single mark in the examination if you have all these concepts in your minds. हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली एक और टॉपिक के साथ, इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, और हम लोग ट्रांसपिरेशन और उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज।